अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन बेटा आप सबको वेलकम। क्लास मैथमेटिक्स के अंदर हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6। और उससे पहले थोड़े से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। यहाँ पे एक बेटी में हमें सुमाना थी, यानी कौन सी बेटी कमेंट कर रही थी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कि मैथ के बारे में कुछ पूछ रही थी। बेटा अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें। समन बेटी थी, मेरा सनन कुछ इस तरह नाम है बेटा, मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा आपके नाम की। मुझे बता दें अगर आप मैथ के बारे से कुछ पूछ रही थी बेटा केमिस्ट्री की क्लास के अंदर, क्या पूछना चाह रही थी आप मुझसे कर सकते हैं बात बेटा यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आज फर्स्ट दिन में आपको फर्स्ट डे है आपका, मैं आपको पहले दिन यहाँ पे देख रहा हूँ कैंपस के ऊपर क्लास लेते हुए। हमारे बेटा 3 चैप्टर रह गए हैं और हमारे पास मैक्सिमम डेज हैं। हम जल्दी से इसको कवर करेंगे और फिर हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी बता दूं, आज की क्लास में मैं आपको 15 से 20 मिनट पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद हसन साहब आ जाएंगे। हसन साहब क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री का फिजिक्स का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिले जा रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया सर आज हाफ और आप पढ़ा लें और हाफ घंटा आप मुझे अपनी क्लास दे दें। तो हाफ घंटा बेटा मैं पढ़ाऊंगा और हाफ घंटा आपको हसन साहब पढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो हम सिलेबस बेटा FLB का सिलेबस मैंने आपको बताया तो था, चैप्टर नंबर 1 + 3 + 2 + 3 ये आपका सिलेबस है। साथ मैंने ऐड किया था रेशो एंड एवरेज, मगर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं यहां से, बस 1 2 3 का टेस्ट ले रहा हूं क्योंकि पहले आपका पेपर आ रहा है ECAT का, जो आपका डेट है 3 to 6। तो आपको सिलेबस की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। तो आपका जो सिलेबस है टेस्ट का 1 2 3 चैप्टर का आपका सिलेबस है। ओके, ठीक हो गया बेटा जी। सनन ठीक हो गया बेटा, सॉरी आप लड़के हो, मुझे इस चीज का पता था बेटा, मैं तो आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरह कर पा रहा। सनान, अब मैंने सही पढ़ा, आपका नाम सनान आपका नाम है, ठीक हो गया बेटा जी। चलें स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का हमारा टॉपिक है, हम सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस आपके पास क्या है इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। सीक्वेंस लिखता हूं जी, सीक्वेंस डेफिनेशन से ही MCQs कई बार पेपर में आ चुका है। ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, a sequence is a function whose domain is the subset of positive integers and range is the subset of the set रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास जो सीक्वेंस है बेटा वो एक फंक्शन होता है। A sequence is a function whose domain is the subset of positive numbers। subset of positive integers का मतलब क्या है, आपके पास जो है नेचुरल नंबर की कह सकते हैं आप, उसकी डोमेन जो है आपके पास नेचुरल नंबर से है। ओके, इस तरह के फंक्शन को आप सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 1 3 5 7 so on, this is the sequence। 2 4 8 16 32 दिस इज अ सीक्वेंस। ये आपके पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या होता है आपके पास, सीक्वेंस के अंदर आपके पास क्या होता है जी, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। एक क्या होती है आपके पास, पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट MCQs है, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जो आपके पास सीक्वेंस है बेटा, जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस की टाइप है।
सीक्वेंस की सब टाइप है प्रोग्रेशन। हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है बट हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस नहीं होती है। ओके, प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसके अंदर आपके पास कोई कॉमन डिफरेंस हो, कोई कॉमन मल्टीपल हो, तो वो आपके पास प्रोग्रेशन कहलाती है। और सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो प्रोग्रेशन है वो सब टाइप है आपके पास सीक्वेंस की। उसके बाद बेटा आपके पास दो तरह की टाइप्स होती हैं सीक्वेंस। एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होती है आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसका कोई एंडिंग पॉइंट हो, जिसकी आपके पास कोई एंडिंग टर्म हो, वो आपके पास कहलाती है फाइनाइट सीक्वेंस। सो मैं लिख देता हूं यहां पे 64। जिस सीक्वेंस की कोई एंडिंग टर्म हो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है, और जिसकी कोई एंडिंग टर्म ना हो वो आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। सोन यहां पे हमारे पास एन टर्म थी, यहां पे एन टर्म के बाद हमें नहीं पता क्या टर्म आ रही है, लास्ट टर्म कौन सी है। जिसकी लास्ट टर्म्स का पता हो, शुरू वाली टर्म और लास्ट टर्म का पता हो, वो फाइनाइट सीक्वेंस होती है। जिसमें हमें एंडिंग टर्म या स्टार्टिंग टर्म ना पता हो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। मैं पहले ही बता चुका हूं सीक्वेंस एंड सीरीज की डेफिनेशन से भी एमसीक्यूज आपके पास 12 दफा आ चुका है जी। एमसीक्यूज है आपके पास, लेट एफ बी द फंक्शन, let f be the function defined by f of n is equals to 2n। n आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। देन द रेंज of f is, आपके पास अल्फा ऑप्शन है जी 1 2 3 4, बीटा ऑप्शन है आपके पास 2 4 6 8, चार्ली ऑप्शन है बेटा रियल नंबर, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपके पास एमसीक्यू गौर से सुनिएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, कहता है लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n, एन एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4। देन द रेंज आपके पास क्या होता है बेटा? जो आपके पास आंसर्स आ रहे होते हैं। हमने फंक्शन को दो जगह पढ़ा, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में भी और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी। रेंज आपके पास जो आंसर्स आते हैं, डोमेन क्या होती है? जो हम पुट करते हैं वैल्यूज, हमें गिवन है, हमने इसकी रेंज बतानी है। तो देखिए जी आपके पास पहले 1 पुट कर लें, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू आएगा आपके पास 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ जो 3 है बेटा वो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आप देखें उसके बाद आपके पास आ रही एफ ऑफ 4। हमें बस यहां तक डोमेन की वैल्यूज गिवन है। 2 ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो 2 4 6 8 ये सेट आपके पास इसकी रेंज में आ रहा है। ऑप्शन बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन से आपके पास दो एमसीक्यू आ सकते हैं। डोमेन ऑफ द सीक्वेंस आपके पास क्या है जी? नेचुरल नंबर या फिर आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और रेंज इसकी क्या आपके पास? रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जनरलाइज। अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर दे तो आपके पास देखो जिस तरह यहां पे मैंने एमसीक्यू के अंदर डिफाइन किया फंक्शन, तो आपके पास इसकी डोमेन ये थी और रेंज आपके पास ये दिस वन ये आ गई। ओके, होपफुली सारे बच्चों को डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि आपके पास डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तीन तरह की पोर्शन आपके पास प्रोग्रेशन गिवन है इस चैप्टर के अंदर, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्रिक और एक हार्मोनिक, जिसको आप एपी, जीपी और एचपी बोलते हो। अब हम बात करेंगे एपी के अंदर। एपी के अंदर क्या खुसूसियत होती है, इस सीक्वेंस के अंदर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करें तो आपके पास इज इक्वल्स टू डी आता है। ये कॉमन डिफरेंस, इसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास बेटा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करें तो आपके पास सेम रहता है। ये फिक्स्ड नंबर है, ये क्या आपके पास है, फिक्स्ड नंबर है इन कॉमन एपी के अंदर। उसके बाद बेटा आपके पास इसकी एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसकी nth टर्म का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से आप कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब जरा इसकी मैं जनरलाइज सीक्वेंस लिखता हूं, क्या होती है आपके पास। फर्स्ट टर्म आपके पास होती है a1, सेकंड आती है a1 प्लस डी, थर्ड होती है आपके पास a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, ऐसे ही सो ऑन आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास जनरलाइज सीक्वेंस है एपी की। अब जरा एपी को समझाता हूं जी एक सीक्वेंस लेके। आपके पास क्या है जी 2, 4, 6, 8, 10। ये आपके पास एपी है। क्यों एपी है, हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 2 2, 10 माइनस 8 2। हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम रहता है। ऐसी सीक्वेंस को आप बोलते हो एपी। ऐसी प्रोग्रेशन को आप क्या बोलते हो, एपी। ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ओके, अब देखते हैं जी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह का आ सकता है। तो आप देखें इस फार्मूले में अगर आपके पास A1 और D की वैल्यू हो तो आप AP की हर टर्म को फाइंड कर सकते हो। आप AP की हर टर्म को फाइंड कर सकते हो। देखो अगर कहते जी A7 फाइंड करो तो हमें n की जगह 7 फाइंड करना पड़ेगा। A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 माइनस 1 6D। हमें क्या चाहिए, A1 और D की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास A1 और D हो तो हम AP की हर टर्म को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास MCQs है। MCQs इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह के MCQs AP से पेपर में आता है। MCQs है if fifth and 10th term, if fifth and 10th term of an AP r minus 2 and 13, 14th term is 14th टर्म इज। अब हमें उसने 5th टर्म और 10th टर्म दिए, कहता 5वीं टर्म -2 है, 10th टर्म 13 है, 14th टर्म फाइंड करो। ऑप्शंस में कहता है a इज इक्वल्स टू 27, बीटा इज इक्वल्स टू 17, चार्ली इज इक्वल्स टू 25, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। ओके, आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 27, बीटा इज इक्वल्स टू 17, चार्ली इज इक्वल्स टू 25, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास a 5th टर्म गिवन है और a 10th टर्म गिवन है। तो देखें a 5th के आपके पास बेटा, a 5th आपके पास -2 है और a 10th आपके पास क्या है, 13 है। तो a 5 आपके पास क्या है, a1 प्लस 4d, और आपके पास ये आपके पास इक्वल्स टू क्या है, -2 के, और a 10 आपके पास क्या होता है जी, a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 13 के। दोनों को माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, ये a1 से कैंसल, आपके पास आ जाएगा -5d इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस से कैंसल, d इज इक्वल टू 3।
डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 3 आ गई। A1 फाइंड कर लो, चाहे यहां पुट कर दो चाहे वहां पुट कर दो। आपके पास आएगा A1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू -2। A1 इज इक्वल टू -2 -12। A1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -14। A1 की वैल्यू -14 आ गई, D की वैल्यू 3 आ गई, तो आप यहां से A14 फाइंड कर लें। A14 इज इक्वल टू आपके पास आएगा A1 प्लस 13D, तो A1 आपके पास -14 प्लस 13, D की वैल्यू आपके पास 3 है, -14 प्लस 39, ये आपके पास आ जाएगा। आपके पास बेटा आ गया जी 5 5 और 2 25। A14 आपके पास क्या आ गया 25। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ओके, जल्दी से बताओ बेटा, आज अभी तक जो हमने पढ़ा है सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद डिफरेंस देखा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर हमने एमसीक्यूज किया और एपी के बारे में पढ़ा कि एपी क्या है। सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इस टॉपिक के अंदर कोई इशू तो नहीं है? सब बच्चों को क्लियर है? सिर्फ हमजा को क्लियर है और किसी बच्चे को नहीं समझ आई? जल्दी करें बेटा, कोई कमेंट है तो कर लें जल्दी से। अब्दुल मोमिन बेटा, जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन सीक्वेंस की टाइप है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस की आपके पास टाइप है। हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, लिख रहा हूं यहां पे एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट प्रोग्रेशन इज नॉट सीक्वेंस। आपके पास जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस की टाइप है। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा आपके पास है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, तो हम यहीं पे बेटा अपने लेक्चर को रोकते हैं। इसी लेक्चर के दौरान हसन साहब आपके पास आएंगे और हसन साहब नेक्स्ट इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे। हसन साहब फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे आगे आपको, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको भी पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है हाफ एन आवर की लेक्चर की। तो यहां तक बेटा रखते हैं। आपके जो चैप्टर से 6 पढ़ा है, सीक्वेंस में देखा डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, फिर हमने एपी के बारे में कुछ चंद पॉइंट्स देखे और उसके बाद हमने एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट सीक्वेंस इज may or may not be progression। हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है। ओके, ये आपके पास सब टाइप है सीक्वेंस की प्रोग्रेशन। चले बेटा, थोड़ा सा अगर नेक्स्ट मूव करें तो हम, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको गाइड यहां तक रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको, जो आप मुझसे सुबह से नोट्स मांग रहे हैं, प्रेप नोट्स जो हैं जी हैदर बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 3 फर्स्ट ईयर के हैं। ये फर्स्ट ईयर के हैं, जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर पढ़ा है हमने। चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 ये आपके पास पार्ट 1 से हैं। पार्ट 1 का आपका टेस्ट है, ये पार्ट 1 से है आपके पास चैप्टर। आपका जो FLP होगा मंडे वाले दिन वो इन चैप्टर्स का होगा। चैप्टर नंबर 1 2 3 पार्ट 1 के चैप्टर्स हैं ये।
अगर कहते हैं तो 4 भी ऐड कर दें। बेटा एक साइड है आपके पास पाक गेट डॉट पी के, और दूसरी आपके पास हमारी इल्म की दुनिया की साइड है, वहां से भी एमसीक्यूज ले सकते हो। ILM यहां से भी आप एमसीक्यूज पिक कर सकते हो। ओके, और यहां से तो आपको पाक गेट से नोट्स भी, प्रेप नोट्स मिल जाएंगे, वही जो नोट्स आप मुझे इनबॉक्स के अंदर मांग रहे हैं ना बेटा, प्रेप नोट्स ई कैट के, तो आपको इस साइट से मिल जाएंगे, पाक कैट डॉट पी के से आप यहां से डाउनलोड कर लें। ओके, ठीक हो गया बेटा। फोर फाइव भी इंक्लूड कर लें। चलो जी, टेस्ट के अंदर 4-5 भी इंक्लूड कर लेते हैं जी, आपकी फरमाइश है जी 4-5 भी ऐड करें, तो हम 4-5 भी ऐड कर लेते हैं। बेटा जो आप मुझसे सुबह से नोट्स मांग रहे हैं, काफी बच्चों ने मुझे इनबॉक्स में भी कहा है, तो बेटा आप पाक गेट से डाउनलोड कर लें, आपको पूरी बुक पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। आप वहां से जो प्रेप नोट्स हैं जो मैंने अपने ड्राइव से डायल किए आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको यहां से नोट्स नहीं मिलते तो फिर आप मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। जी बेटा, टेस्ट जो आपका है मंडे वाले दिन है, जाहिर सी बात है कल संडे है, तो आपको मंडे को ही टेस्ट आएगा ये वाला। और कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप कर लें। बेटा अब आप पांचों चैप्टर तैयार करोगे, 1 2 3 4 5। चलें, हसन साहब आगे क्लास को कंटिन्यू हसन साहब करेंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, बड़े अच्छे टीचर है, माया नाज टीचर है हमारे पास, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर इन आवर फैकल्टी, कैंपस डॉट बी की सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंदर इनका नाम आता है। ओके, ठीक है बेटा जी, यहां पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को इसी चैप्टर को आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे जी। आजे सर जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सो मैंने सोचा कि आपके साथ आधा घंटा और डिस्कशन कर ली जाए। पीयू का कुछ पता है? पीयू का अभी कोई सीन नहीं, पीयू का लेट ही होगा जो भी होगा। यार मुनव्वर भाई वो हमाद साहब के हिसाब से कैमरा सेट है, मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ। अच्छा जी, आपको मैंने एफएलपी के सिलेबस बता दिया, अब आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। मैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर चंद बेसिक बातें आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आज जितना ही करूंगा, आज ज़्यादा नहीं करूंगा, बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर नंबर 11 इट इज चैप्टर नंबर 11 इज थर्मोडायनामिक्स। साथ हैं बच्चों मेरे, लेके चलो ना, साथ साथ सुन रहे हैं ना मुझे? बात शुरू करूं, बताइएगा जरा, तवज्जो है मेरी तरफ? अच्छा सो भाईजान, जो चैप्टर नंबर 11 है दैट इज रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम थर्मो बोले तो हीट, डायनामिक्स बोले तो फ्लो, इसमें हम हीट के फ्लो की बात करेंगे, और हीट के फ्लो वो भी स्पेशली फॉर गैसेस, कि गैसेस इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमने पढ़ना है हाउ गैसेस रिस्पॉन्ड टुवर्ड हीट। गैसेस हीट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी गैस का टुवर्ड्स हीट क्या रिस्पॉन्स, हम लोगों ने ये पढ़ा। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर के स्टार्ट में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सीधा सीधा से पॉइंट्स में फौरन एक लम्हे में आपको एक जुमले में बता देता हूं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है
कि आइडियल गैस के दरमियान किसी किस्म की ना तो अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन टोटली रैंडम है और हर बार टकराने पे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, गैस के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, एवन के उनके दरमियान स्पेसेस उनके डायमीटर के 300 टाइम्स होती हैं। चौथा पॉइंट, गैसेस का वॉल्यूम, असल वॉल्यूम बहुत कम होता है अगर उन्हें दबा दिया जाए, लेकिन गैसेस क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी गैस भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। चौथी बात, गैसेस के दरमियान, पांचवी बात, जो गैसेस के दरमियान कोलिजन है वो कोलिजन तमाम के तमाम परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। ये तमाम की तमाम पांच एक बातें इसके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से आगे बढ़ते ही हमने सबसे पहला जो काम किया था वो प्रेशर को कैलकुलेट किया था। आपको याद होगा कि लंबी सी डेरिवेशन थी प्रेशर ऑफ द गैस की, हमने प्रेशर ऑफ द गैस को कैलकुलेट किया था। वो प्रेशर ऑफ द गैस का जो रिलेशन हमारे पास आया था वो कुछ इस तरह से था, मैं आपके सामने लिखता हूं, P इज इक्वल्स टू 2/3n इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इस फॉर्मूला को देखें तो इस फॉर्मूला में तमाम चीजें 2, 3n कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अगर आप किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ाते जाएंगे उसका प्रेशर उस कदर बढ़ता चला जाएगा। लो काइनेटिक एनर्जी पे प्रेशर कम होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये आज के दिन का पहला रिलेशन है, इसको अपने पास कहीं लिख लें। फिर आपको यहां से आगे लेके जाता हूं, हमने क्या किया था, इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की थी, इसी फॉर्मूले में चेंजिंग करता हूं। P इज इक्वल्स टू 2, इस फॉर्मूले में 2/3n काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv²। 2 को 2 से काट दिया तो ये फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू 1/3n mv²। सो लिहाजा यहां से एक और बात सामने आई हमारे कि जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल कर दूंगा, डबल करने पे प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा, v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। इसी तरह प्रेशर का एक और फॉर्मूला हमारे पास निकला था, ये प्रेशर का दूसरा रिलेशन आ गया मेरे पास। हमने प्रेशर का एक और रिलेशन यहां पे निकाला था, वो कुछ ये था कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो v²। अगर आपको याद हो, ये सारे फॉर्मूलाज आपकी किताब से उठा रहा हूं, उन्हीं फॉर्मूलाज में से चंद एक रिजल्ट्स बना रहा हूं। ये फॉर्मूला लिखते चले जाएं क्योंकि जब सवाल करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन फॉर्मूलाज के सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करें तो आपको ये पता चलेगा, ये 3p से मल्टीप्लाई हो गया 3p, नीचे v² आ गया दैट इज इक्वल्स टू रो। यानी इस फॉर्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल्स टू 3p ओवर v²। अगर आप इस फॉर्मूला को यूं देखें तो डेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर डेंसर गैस। एक भारी गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी, यानी एक भारी गैस का मूव करना, भारी गैस का चलना मुश्किल होगा, उसकी वेलोसिटी हल्की गैस की निस्बत कम होगी। डेंसिटी बोले तो मास, तो यही फॉर्मूला डेंसिटी का तो मास के लिए भी लिखा जा सकता है। मोलर मास इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो मैंने भी बताया, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंतहाई कम होगी। यहां तक किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए। कुछ सवाल है तो पूछिए। कुछ सवाल है जी बच्चों? 2 सवाल मेरे पास है, फिर मैंने वो करवाने हैं आपको।
ओके, मैं आपको आगे लेके चलता हूं फिर अपने साथ। इस प्रेशर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे एक दो सवालात फिर मैं आगे चलूंगा। सवाल है जी, एट व्हाट प्रेशर द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम्स ट्वाइस द स्पीड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। at what pressure the speed of oxygen molecule will become double as compared to atmospheric pressure। keeping वॉल्यूम कांस्टेंट। ऑप्शन ए दे देता हूं जी, टू पी। ऑप्शन बी दे देता हूं 4p। ऑप्शन सी दे देता हूं p। ऑप्शन डी दे देता हूं नन। लें जी बच्चों, जवाब दीजिएगा जरा। देखिएगा, इसको करना कैसे है, तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी जो है दैट इज, और सॉरी प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर रेशियो ली जाए सो P1 ओवर P2 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। वेलोसिटी की रेशियो लेनी है तो V1 ओवर V2 वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट P1 ओवर P2। एक कहते व्हाट इज द प्रेशर एट व्हाट प्रेशर द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम डबल। तो भाई स्पीड डबल हो रही है तो मैं मान लेता हूं कि ये हाई स्पीड है, हाई वेलोसिटी है, ये लो वेलोसिटी है। हाई प्रेशर फाइंड करना है, लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर पे वेलोसिटी जो है वो लो प्रेशर का डबल हो गई है। वो कह रहा है द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम डबल। सो ये रेशियो 2 के इक्वल आ जाएगी और यहां पे आ जाएगा हाई प्रेशर जो फाइंड करना है ओवर लो प्रेशर, स्क्वायर लिया 4 इज इक्वल टू हाई प्रेशर ओवर लो प्रेशर। सो भाई हाई प्रेशर किसके इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लो प्रेशर। लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो 4p जवाब आ गया। ये क्या हो रहा है, ये फिजिक्स का लेक्चर हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आया भाई? यार बच्चों की वैसे हिम्मत है, बेचारे कब से बैठे हुए लगातार बैठ के सुन रहे हैं। अब गल समझ आई? चाय बहुत ही जबरदस्ती आ रहा। गॉट इट?
और वाह भी जाम खान, तुम आज पकड़े गए हो। तुम मेरी क्लास में किधर होते हो, जरा ये बताओ आज। जाम खान, तुमसे तो मुझे बहुत गिला है। यस सर। और रवीन, आप लोग साथ साथ करते चले जाए अब्दुल मोमिन, इस चक्कर में मत रहें कि कोर्स खत्म होगा तो अब रवीन करेंगे। रवीन आप लोग साथ साथ करते चले जाएं। अच्छा जी, फिर उसके बाद टेम्परेचर का जो एक फॉर्मूला था हमारे पास, उस टेम्परेचर के फॉर्मूला को लिखता हूं। ये भी हमने डराइव किया हुआ फॉर्मूला है। फॉर्मूला पे फोकस कीजिएगा, डेरिवेशन जरूरी नहीं है। T इज इक्वल टू 2/3K इन द डिनोमिनेटर इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो लिहाजा इस फॉर्मूले से भी एक बात साबित होती है, इस फॉर्मूले से भी बच्चों एक बात साबित ही होती है कि टेम्परेचर जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस को गर्म करते चले जाएंगे, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बात आपने पहले पढ़ी हुई थी, आपने इसको इस चैप्टर में 11 चैप्टर में साबित भी किया था। अगर इसी फॉर्मूला को खोलूं तो T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 mv स्क्वायर। सो यार ये देखो जरा, 2 से कैंसिल हो गया। T इज इक्वल टू 1/3K mv स्क्वायर। लिहाजा इस फॉर्मूले से एक और बात साबित हुई, टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट जो साबित हुआ। अच्छा, इसके बाद क्यों लेट होती है भाई? ना बेटा, आप इधर ही है ना, मैं इधर ही हूं। मैं और 10 मिनट इधर हूं। बस ये 2 पॉइंट्स क्लियर करने के बाद देन आई विल वाइंड इट अप। अब ये के क्या चीज है? दिस के, ये जो कांस्टेंट मैंने के लिखा आपके सामने, दिस कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, इस के की वैल्यू है, ये जो मैंने के यहां पे लिखा है, इस के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जाउल्स पर केल्विन। गॉट इट बच्चों। इसकी वैल्यू जरा की अपने पास लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा। सवाल करवाता हूं, सवाल में जरा चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बड़ा मशहूर सवाल है, इसको जरा कहीं पर लिख लीजिएगा। सवाल, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स डबल द स्पीड एट 27? एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन will become the double the speed at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 927 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है नन। लें जी बच्चों, सवाल का जरा जवाब दें, शाबाश। बस एक पॉइंट और क्लियर करना है, बाकी इंशाल्लाह कल से। इस सवाल को मैं क्लियर करता हूं इस फॉर्मूले की मदद से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, सो इट कैन बी रिटन एज T1 ओवर T2 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। रेशो ले लीजिए तो ये बन जाएगा T1 ओवर T2 इज इक्वल्स टू V1 ओवर V2। मगर प्रॉब्लम यहां पे ये है, ये फॉर्मूला भी वैलिड है, जैसे साउंड स्पीड ऑफ साउंड में बताया था, ये फॉर्मूला भी वैलिड है सिर्फ केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल पे ये फॉर्मूला वैलिड है। सो भाईजान, V1 ओवर V2 एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन विल बिकम डबल। सो मैं कहता हूं V1 एट हाई टेम्परेचर है और V2 जो है वो एट लो टेम्परेचर है, तो फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट हाई टेम्परेचर जो फाइंड करना है और लो टेम्परेचर। वैल्यूज पुट कीजिए, रेशो डबल की दे दी हुई है,
और यहां पे TH हाई टेम्परेचर फाइंड करना है, लो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, 27 प्लस 273 300 स्क्वायर 4 T ओवर 300, T आ गया 1200 केल्विन। मगर सवाल है डिग्री, ऑप्शन में डिग्री लिखा हुआ है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर लें। इस 1200 में से 273 माइनस करें तो वो बन जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, ये सवाल आपके सामने हो गया। कुछ सवाल है यहां पे मजीद तो कोई पूछे? नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलो। जो नया कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना है दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी इज सिंपली द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब याद रखिएगा, अगर बात कीजिए आइडियल गैस की, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी को यू को कैसे लिखेंगे? विच, सवाल कुछ इस तरह से कहता हूं, विच वन ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला दुरुस्त है? ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल, ऑप्शन डी है ऑल। इसका जरा जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से इसका जवाब दीजिए जरा। एक आइडियल गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एनर्जी, अगर आप सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो सॉलिड्स के लिए टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मगर आइडियल गैस में, क्योंकि ऑल, बच्चों ने ऑल लिखा, आइडियल गैस में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैं बता चुका हूं गैसेस में अट्रैक्शन नहीं होती, तो लिहाजा आइडियल गैस में जो गैसेस है की पोटेंशियल एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो, बल्कि अप्रोक्सीमेटली नहीं, वो होती ही जीरो है। सो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूलाज तो बाबा जी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, या मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हैं, या सीधे जा रहे हैं, या वाइब्रेट कर रहे हैं, सो सिर्फ उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो लिहाजा सी ऑप्शन इज करेक्ट। शाबाश शर्मा खान। कोई सवाल यहां तक? Any question up till here? अब इंटरनल एनर्जी पे बातें कर रहा हूं तो थोड़ी सी बातें मजीद कर देता हूं। यस, हो जाएंगे, भी टाइम है। थोड़ी सी बातें और कर देता हूं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। पहली बात तो ये कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जाहिर है कि अब आप जानते हैं कि अगर एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा, गैस को हीट दिए चला जा रहा हूं, गैस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा,
गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बोले तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल एनर्जी है ये मेजर नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी मेजर्ड, ये मेजर नहीं की जा सकती। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई इंटरनल एनर्जी को मेजर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोशन ऑफ गैसेस इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल, लिहाजा मोशन अनप्रेडिक्टेबल है तो टोटल एनर्जी भी गैसेस की प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, अनमेजरेबल है, कैन नॉट बी मेजर्ड। सो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं की जा सकती, तो फिर मेजर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। सो इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड, सो व्हाट इज मेजर्ड, डेल्टा यू इज मेजर्ड। हम क्या अपनी कैलकुलेशन में मेजर करेंगे, डेल्टा यू, डेल्टा यू बोले तो चेंज इन यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आखिरी बात, ये जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन से क्या मुराद है, स्टेट फंक्शन बोले तो ऐसा फंक्शन या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मैं चंद चीजें लिखवा देता हूं जो स्टेट फंक्शन नहीं होती। नॉट अ स्टेट फंक्शन, इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो स्टेट फंक्शन होगा। सिर्फ दो चीजें स्टेट फंक्शन नहीं होती, पहला हीट और वर्क। सवाल बड़ा मशहूर पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो भाईजान इन दो के अलावा कुछ भी आएगा तो वो स्टेट फंक्शन ही होगा। इंटरनल एनर्जी तक हमारी बात खत्म हो गई है। इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को उड़ा देंगे, इसकी धज्जियां उड़ा देंगे मंडे को। उसके बाद से फिर आगे से जो है इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम द बुक 2, 1 day फॉर ईच चैप्टर। और चीजें हमारी इंशाल्लाह सिंप्लीफाई हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। बस मेरे साथ साथ रहिएगा, ठीक है जी बच्चों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।